ए रघु, तू मुझे जानता नहीं मैं क्या चीज हूँ। सीधी तरह से ही अपनी झोपड़ी हटा ले यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, नहीं हटाऊंगा झोपड़ी। ये मेरा घर है और मेरे घर से मुझे आप तो क्या कोई सरकारी ऑफिसर भी नहीं निकाल सकता। मेरे पास इस जमीन और इस झोपड़ी के लीगल पेपर्स है। ये सब मेरे पापा ने मेरे नाम पर पहले ही कर दिया था। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते सेठ जी आप मेरा। अरे जा जा, मैंने अच्छों को ठीक किया है। तू किस खेत की मूली है? आप मुझे मूली, कद्दू, बैंगन कुछ भी समझिए, पर मैं अपनी जड़ों से नहीं हिलूंगा। सेठ जी आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे मेरा। तुझे पता है ना, तूने मेरे बंगलों के सामने ये जो झोपड़ी बना रखी है, इससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है। अरे तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, पर मेरी इस समाज में बहुत इज्जत है। प्रियंका के लिए रोज लड़के वाले आते हैं और मेरे बंगलों के सामने ये झोपड़ी देखकर रिश्ता नहीं जोड़ते। ओहो, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं कर लूं आपकी बेटी से शादी? नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैं कैसे? रघु मेरी बात होगा, मजाक क्यों बना रहे हो? अरे मैं मर जाऊंगा पर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा, और ये झोपड़ी तो मैं हवाई करके दम लूंगा। गुस्से में धनराज वहां से अपने घर आ गए। शहर के सबसे पॉश इलाके में सेठ धनराज का आलीशान सफेद बंगला खड़ा था। संगमरमर की फर्श, विदेशी झूमर और करोड़ों की सजावट, लेकिन सामने ही एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी टाट और बांस से बनी झोपड़ी नजर आती। ये झोपड़ी सेठ धनराज की आंखों में कंकड़ की तरह चुभती थी। अगले दिन सुबह का समय था। सेठ धनराज अपनी बालकनी में चाय पी रहे थे। रामू, रामू, ये चाय है कि जहर? क्या वो मालिक चीनी कम है का? चीनी तो ठीक है, पर ये सामने का नजारा कड़वा है। सुबह सुबह बालकनी में आओ ताजी हवा खाने, और सामने ये रघु अपनी झोपड़ी के बाहर दातुन करता हुआ दिख जाता है। पूरा मुंह कड़वा हो जाता है मेरा। मालिक अब वो वहां रहता है तो दिखेगा ही ना। वैसे आज उसने अपनी बकरी को नहलाया, देखिए कैसी चमक रही है। चुप कर, मुझे उसकी बकरी की चमक नहीं देखती। आज शाम को खन्ना जी आ रहे हैं अपने बेटे के लिए रिया का रिश्ता लेकर। पिछली बार वो चोपड़ा जी आए थे, वो तो गेट पर ही ये झोपड़ी देखकर गाड़ी घुमाकर चले गए। देखते आज क्या होता है। अजी, ये रघु तो ग्रहण है हमारे बंगले पर। मैंने पंडित जी से पूछा था, वो बोले जब तक मेन गेट साफ नहीं होगा रिया की शादी होनी मुश्किल है। तो मैं क्या करूं कामिनी, इस रघु से मैंने कई बार कहा है भाई कहीं और चला जा, पर ये तो अंगद का पैर बनकर जम गया है। अच्छा, खन्ना जी आ रहे हैं, वो तो बहुत रईस है। अगर उन्होंने ये झोपड़ी देख ली और नाक बहुत सिकोड़ी तो रिया की शादी फिर लटक जाएगी। कुछ कीजिए ना। आज तो मैं इसे हटा कर ही रहूंगा। रामू, जा नीचे। उस रघु को बोल कि शाम को सेठ जी ने बुलाया है। प्यार से बुलाना, वरना वो जंगली जानवर की तरह गुर्राता है। जी मालिक। रामू नीचे जाता है। झोपड़ी के बाहर रघु अपनी खटिया पर बैठा नीम की दातुन चबा रहा था। ओ रघु भाई। क्या है रे, सुबह सुबह सेठ की डांट खाकर आया क्या, जो ऐसा आवाज दे रहा है? अरे नहीं, आपको सेठ जी ने बुलाया शाम को बंगले में, कह रहे थे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? फिर से वही झोपड़ी हटाओ अभियान। जा बोलते रघु अभी बिजी है, जब मूड बनेगा और टाइम मिलेगा तो आकर मिल लूंगा। अरे भैया जाना, आज रिया मेम साहब के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सेठ जी का बीपी बढ़ा हुआ है। अच्छा, ब्याह का मामला है। ठीक है भाई, फिर तो जाना पड़ेगा, वरना बूढ़े को हार्ट अटैक आ गया तो पुलिस मेरे पीछे पड़ेगी। चला आता हूँ शाम को। ठीक है रघु भैया, पर आ जाना। अरे बोल दिया ना एक बार, आ जाऊंगा। जा तू अब। रामू वापस बंगले में आ गया। शाम के 4 बज रहे थे। खन्ना जी और उनकी पत्नी अपनी महंगी कार से आए। जैसे ही कार गेट पर रुकी, रघु की झोपड़ी के बाहर उसकी माँ कपड़े सुखा रही थी। खन्ना जी ने कार से उतरते ही नाक पर रुमाल रख लिया। धनराज जी माफ कीजिए, पर आपकी एरिया की म्यूनिसिपालिटी सो रही है क्या? गेट के ठीक सामने ये झोपड़ी क्या कर रही है? ये आपकी है क्या? अरे खन्ना जी आइए आइए, वो बस कुछ दिनों की बात है, हटवा देंगे उसे। हमारी नहीं है ये, आप अंदर आइए। देखिए धनराज जी, हम खानदानी और रईस लोग हैं। हमारा बेटा भी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। अब अगर हम यहाँ बारात लेकर आएंगे और हमारे विदेशी मेहमानों के स्वागत के सामने ये झोपड़ी और बकरी खड़ी होगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। रिया की शादी तक ये जगह एकदम चकाचक हो जाएगी। हम यहाँ डेकोरेशन के लिए फव्वारा भी लगवा देंगे। फव्वारा तो बाद में मिलेगा, पहले ये बदबू हटाइए। हमें तो ये लोकेशन जच नहीं रही। रिया बेटी बहुत सुंदर है, पर ये माहौल, सॉरी धनराज जी, हम इस माहौल में रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हम चलते हैं। खन्ना जी और उनकी पत्नी बिना चाय पिए ही चले गए। धनराज जी सोफे पर धम से बैठ गए। रिया ने अनमने मन से धनराज से कहा,
पापा ये तीसरी बार हुआ है, मेरी क्या गलती है? उस झोपड़ी की वजह से सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, कितनी इंसल्ट फील होती है मुझे। हाय राम, मेरे फूल सी बच्चे के नसीब में क्या कंवारा रहना ही लिखा है। अजी सुनिए ना, आज उससे प्यार से या धमकाकर जैसे भी हो ये किस्सा खत्म करिए। बाहर उससे बात करने पर 4 लोग तमाशा देखेंगे, घर में बुलाकर बात कीजिए, शायद मामला सुलझ जाए। हाँ बस इसीलिए उसे बुला तो लिया है, आता ही होगा थोड़ी देर में वो। थोड़ी देर बाद रघु गले में गमछा डाले और चप्पल घिसटते हुए धनराज के बंगले में आ गया। बोलिए सेठ जी, क्या सेवा करे? सुना है मेहमान बिना चाय पिए भाग गए, चाय अच्छी नहीं बनी थी क्या? चाय अच्छी थी पर नजारा खराब था, और वो नजारा तुम हो रघु। तुम्हारी ये झोपड़ी, इसकी वजह से हमारे आलीशान बंगले की कोई इज्जत नहीं बची। अरे मनहूस मत बोलिए सेठ जी, उसी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ, मेरे पापा मरे और मेरी माँ रहती है। हमारे लिए तो वो ताजमहल है, ताजमहल। ताजमहल वो कबाड़ खाना है। देखो रघु, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तुम्हारी वजह से, मुझे वो जगह खाली चाहिए। अरे तो करवा दीजिए ना शादी, मैं कौन सा दूल्हे को रोक रहा हूँ, बल्कि बारात आएगी तो मैं अभी लगा लूंगा 2-4 ठुमके। अरे मुझे तुम्हारा नाच गाना नहीं चाहिए, मुझे वो जमीन चाहिए। ये लो, इस ब्रीफ केस में 10 लाख रुपए है नगद। पूरी जिंदगी में तुमने इतने पैसे एक साथ कभी देखे भी नहीं होंगे। तो ये पैसा लो और कल सुबह तक अपनी झोपड़ी और अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। रघु ने ब्रीफकेस की तरफ देखा, फिर धनराज की तरफ। उसने धीरे से ब्रीफकेस खोला, नोटों की गड्डियों को देखा और फिर जोर से हंसा। 10 लाख वाह सेठ जी वाह, दिल खुश कर दिया आपने। देखा जी, मैंने कहा था ना, पैसे के आगे सब झुकते हैं, बड़ा समझदार बच्चा है। अब रघु अपनी जेब से कुछ सिक्के और मुड़े हुए नोट निकालता है और ब्रीफकेस में वो पैसे भी डाल देता है। रुकिए सेठानी जी और सेठ जी, ये 10 लाख आपके और ये मेरे 520 रुपए ऊपर से, टोटल 10,520 रुपए। ये मेरा ऑफर है आपको। क्या मतलब? मतलब ये कि ये पैसे आप रखिए, आप अपना ये सफेद हाथी जैसा बंगला लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। मुझे भी दिक्कत होती है, सुबह सुबह आपकी शक्ल देखनी पड़ती है, मेरी बकरी भी डर जाती है आपको देखकर। चलिए हटिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे, सेठ धनराज को मेरा घर छोड़ने को कह रहा है, 2 कौड़ी के आदमी। सेठ जी आवाज नीचे रखिए, मैं आपका पालतू कुत्ता नहीं हूँ। मेरी 2 कौड़ी की औकात है, इसीलिए 10 लाख ठुकरा रहा हूँ। आपके लिए ये जमीन का टुकड़ा होगा, मेरे लिए वो मेरी माँ का घर है। और रघु अपनी माँ की खुशियों का सौदा नहीं करता। चलता हूँ सेठ जी। रघु ने अपनी चप्पल पहनी और सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। रिया सीढ़ियों पर खड़ी सब सुन रही थी। रात को सब डिनर करने बैठे, पर धनराज को खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। ऐसे भूखे रहने से क्या होगा जी, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। वो लड़का तो बहुत ही ढीठ निकला, मानने को तैयार ही नहीं है सीधी तरह। तो क्या करूं, गुंडे भिजवाऊं? अगर पुलिस केस हो गया तो मेरी बच्ची कुची इज्जत भी चली जाएगी। मुझसे आज खाना नहीं खाया जाएगा, मैं रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर धनराज चले गए। तब रिया ने कामिनी से कहा, मम्मी मैं कुछ करूं क्या? मुझसे पापा की ये उदासी देखी नहीं जाती। तू क्या करेगी बेटा, तूने तो कभी सब्जी वाले से मोल भाव नहीं किया, तू उस जंगली से क्या बात करेगी? नहीं मम्मी, मैं सोच रही थी अगर हम उसे प्यार से समझाएं तो। प्यार? क्या बात कर रही है तू? मम्मी मैंने कल ही एक सीरियल में देखा था, उसमें हीरोइन विलन को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उसका सब कुछ हड़प लेती है। बेटा ये टीवी सीरियल नहीं है। अरे मम्मी, रघु है तो एक मामूली लड़का ही ना, और मैं देखने में अच्छी हूँ ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। अगर मैं रघु को थोड़ा भाव दूं, थोड़ा मीठा बोलूं, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊं तो वो तो लट्टू हो जाएगा। फिर मैं जो कहूंगी वो वही करेगा। मैं उसे कहूंगी मुझे ये झोपड़ी पसंद नहीं है, इसे हटा दो, और वो हटा देगा। बदले में हम उसे शहर के बाहर कोई फ्लैट दे देंगे। ये चीटिंग नहीं होगी बेटा? मम्मी ये डिप्लोमेसी है, जंग और प्यार में सब जायज है। आपको मेरी शादी करनी है या पूरी जिंदगी उस झोपड़े को ताकते रहना है? ठीक है, अगर इससे ये झोपड़ी की टेंशन खत्म होती है, कोशिश करने में बुराई नहीं है। ये हुई ना बात। बस मम्मी अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अगली सुबह रिया ने अपना सबसे सुंदर सूट पहना, हल्का मेकअप किया और वो हाथ में एक टिफिन लेकर रघु की झोपड़ी में गई। रघु तब अपनी खटिया पर बैठकर रेडियो ठीक कर रहा था। हाय। अरे रिया जी, आप यहाँ रास्ता भूल गई क्या? बंगला पीछे है। नहीं, मैं आपसे मिलने आई थी। वो कल पापा ने आप पर बहुत गुस्सा किया ना, मुझे बुरा लगा, इसलिए सॉरी बोलने आई हूँ। और ये हलवा लाई हूँ, मैंने खुद बनाया है। खुद बनाया है या रामू का कैसे बनवाया है? आप जैसे फूल कुमारियां कहाँ रसोई में जाती है। नहीं नहीं, सच्ची मैंने खुद बनाया है।
टेस्ट तो करो। चीनी थोड़ी कम है। खैर अमीर लोगों डाइट वाला खाना खाते होंगे। बदतमीज कहीं का। वो रघु जी, आप बहुत अच्छे हो। आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो फैमिली मैन हो। देखो मेम साहब, ये मक्खन टोस्ट पर लगाओ, मुझ पर नहीं। आपको क्या चाहिए? बिजली का बिल ज्यादा आ गया क्या, या वाईफाई का पासवर्ड चाहिए? उफ़ो, आप हर बात मजाक में क्यों लेते हो? मैं सच में दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? फ्रेंड्स? शेर और बकरी की दोस्ती? रिया जी, आपकी दुनिया अलग है, मेरी अलग है। ये दोस्ती वोस्ती का नाटक बंद करो। धूप आ रही है, थोड़ा साइड हो जाओ। मेरे सोलार पैनल पर छाया पड़ रही है। रिया का मुंह उतर गया। वो पैर पटकते हुए वापस आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन रिया फिर झोपड़ी पर गई। इस बार रघु घर पर नहीं था। शारदा जी बाहर अनाज साफ कर रही थी। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटे, तुम यहाँ? वो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। आंटी जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? लाइए मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तुम तो बड़े बंगले में रहती हो ना, आगे पीछे नौकर चाकर रहते होंगे। रहने तो मैं कर लूंगी, मुझे आदत है। नहीं आंटी जी, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है। आजा बेटा, बैठ। ये देख, गोंद के लड्डू बनाए मैंने, खाकर बता कैसे बनाया। लड्डू? इसमें तो बहुत घी है, पर इनका मन रखने के लिए खाना ही पड़ेगा। लेना बेटा, खाना। अब रिया ने जैसे ही लड्डू खाया उसे बड़ा टेस्टी लगा और उसने पूरा लड्डू खुशी खुशी खा लिया। शुरुआत में रिया ने ये सब नाटक के तौर पर किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रिया का नाटक आदत में बदलने लगा। शारदा जी उसे बहुत प्यार से रखती थी। कभी उसे अपने हाथ से बाजरे की रोटी खिलाती, कभी उसके बालों में तेल लगाती। रघु ये सब दूर से देखता और हैरान होता, लेकिन कुछ नहीं कहता। एक दिन दोपहर में रिया शारदा के साथ चूल्हे पर रोटियां सेकने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा धुएं से काला हो गया था। ओए हीरोइन, ये क्या नौटंकी है? मेरा घर जलाने का प्लान है क्या? चुप रहो रघु, देख नहीं रहे हो मैं आंटी जी की हेल्प कर रही हूँ। और देखो, मैंने रोटी बराबर गोल बनाई है ना। हाँ बेटा, देख कितनी प्यारी बच्ची है। तू बेकार में इसे डांटता रहता है। इसने आज मेरे घुटनों की मालिश भी की है, बड़ा आराम आ गया। रिया जी, ये सब करके झोपड़ी नहीं हटेगी। अगर वो सोचकर आई हो तो भूल जाओ। पता है रघु, झूठ नहीं बोलूंगी। शुरू में यही सोचकर आई थी। मैंने सोचा था तुम्हें झूठे प्यार में फंसा लूंगी। क्या? हाँ, लेकिन यहाँ आकर आंटी जी के पास बैठकर मुझे वो सुकून मिला जो मेरे बंगले की एसी कमरों में नहीं है। वहां सब दिखावा है, यहाँ सब सच है। तुम अखड़ हो लेकिन दिल के साफ हो। आंटी जी गरीब है पर उनका दिल रईस है। मुझे अब झोपड़ी नहीं हटानी, मुझे बस अब यहाँ आना अच्छा लगता है। रघु की आंखों में रिया के लिए पहली बार इज्जत दिखी। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पानी का लोटा लिया और रिया की तरफ बढ़ा दिया। उस दिन के बाद रिया और रघु के बीच की दीवारें गिरने लगी। रिया अब रोज घंटों झोपड़ी में बिताती। वे बातें करते, हंसते और धीरे धीरे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। करीब 1 महीना बीत गया। कामिनी, ये रिया आजकल कहाँ रहती है? दोपहर होती गायब हो जाती है। अजी, वो तो हमारे मिशन पर है, रघु को पटा रही है। अरे ये सब क्या चल रहा है? 1 महीना हो गया, कैसा पटाना है ये? झोपड़ी तो वहीं की वहीं है। उल्टा मुझे तो लगता है रिया वहीं की होकर रह गई है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। अब आजकल रिया ना कुछ पतली पतली सी लगती है, कपड़े भी बड़े सिंपल से पहनती है। धनराज ने रामू को जासूसी के लिए भेजा। रामू ने जो देखा वो बताकर धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ रामू, क्या खबर लाया हो? रिया वही है ना उस झोपड़ी में? अब मालिक क्या बताऊं, मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे पहले मत बुझाओ रामू, जो देखा है वो सच सच बताओ। मालिक, वो मैं जब झोपड़ी के पास गया तो देखा कि रघु भैया और रिया बेबी एक थाली में साथ बैठकर खाना खा रहे थे। फिर खाना खाने के थोड़ी देर बाद रिया बेबी रघु भैया की माँ के साथ काम कर रही थी। देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। उसकी मजाल कैसे हुई बेटी के साथ रहने की। अभी दिखाता हूँ मैं उसकी औकात। धनराज आग बबूला हो गए थे। उन्होंने तुरंत फोन लगाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर एक बड़ा पीला बुलडोजर खड़ा था, साथ में पुलिस और खुद सेठ धनराज। बहुत हो गया ड्रामा रघु, मैंने तुझे प्यार से समझाया, पैसे दिए, लेकिन तू नहीं माना। अब ये बुलडोजर तेरी ये कचरा पट्टी साफ करेगा। सेठ जी, अगर इस मशीन का एक भी पहिया आगे बढ़ाना तो मैं इसे यहीं जला दूंगा। ये मेरा घर है। ए लड़के, धमकी मत दे। गवर्नमेंट का ऑर्डर है और उसके मुताबिक इस जमीन पर तेरा अवैध कब्जा है। चल हट जा सामने से। बुलडोजर स्टार्ट हुआ। शारदा रोने लगी, तभी रिया बुलडोजर के सामने आ गई। रुको। रिया, क्या पागल बने?
हट यहाँ से, आज मैं इसका किस्सा खत्म करके रहूंगा। अगर ये झोपड़ी टूटेगी पापा तो पहले बुलडोजर मुझ पर चलेगा। तो क्या कह रही है? तूने तो इसे फंसाने का नाटक किया था ना? हाँ पापा, नाटक ही शुरू किया था। मैंने फंसाया पर खुद ही फंस गई। और ये प्यार अब झूठा नहीं है, मैं रघु से प्यार करती हूँ। हाय सत्यानाश, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मेरी बेटी एक झोपड़पट्टी वाले से। हाँ मम्मी, क्योंकि इस झोपड़ी में जो अपनापन है वो आपके 5 करोड़ के बंगले में नहीं है। रघु के पास पैसे नहीं है पर इसके पास एक सच्चा और नेक दिल है जो बिकाऊ नहीं है, और मुझे यही चाहिए। देख लो सेठ जी, आपकी बेटी अब मेरी है। अब जहाँ मेरी रिया रहेगी वो झोपड़ी नहीं महल होगा। अब आप बुलडोजर चलाओ या तो हम यहीं हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। लोग वीडियो बनाने लगे। धनराज जी को अपनी इज्जत का डर सताने लगा। अगर ये वीडियो वायरल हुआ कि सेठ धनराज अपनी ही बेटी और दामाद पर बुलडोजर चलवा रहे हैं तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। धनराज ने सिर पकड़ लिया। बुलडोजर वाला ड्राइवर इंजन बंद करके बैठ गया। ठीक है, तू जीत गया रघु। और रिया, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। नहीं पापा, नाक नहीं कटवाई, बल्कि आपको एक सच्चा जवाई मिल गया है। और सोचिए, दामाद जी बिल्कुल सामने रहते हैं, जब मन करे बालकनी से आवाज लगाइए। हाँ ससुर जी, और चिंता मत करो, मैं अपनी झोपड़ी को पेंट करवा लूंगा पिंक कलर, फिर आपकी आंखों में चुभेगी नहीं। अरे समझे जी, अब तो मान जाओ, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। धनराज ने कामिनी की तरफ देखा। कामिनी अभी भी सदमे में थी। अब क्या करे जी, पूरा मोहल्ला देख रहा है, मान जाना ही ठीक है, इसी में भलाई है। ठीक है भाई, ले जा मेरी बेटी को ब्याह कर, पर खबरदार अगर इसने कभी शिकायत की कि झोपड़ी में मच्छर काट रहे तो मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी पापा। धनराज ने पुलिस और बुलडोजर वापस भेज दिया। उस दिन के बाद से नजारा बदल गया। अब सेठ धनराज जब सुबह बालकनी में चाय पीते तो सामने झोपड़ी जरूर दिखती, पर अब वो उन्हें चुभती नहीं थी, क्योंकि वहाँ उनकी बेटी रिया चूल्हे पर चाय बनाती हुई हाथ हिलाकर कहती, गुड मॉर्निंग पापा। और इस तरह बंगले के आगे झोपड़ी हमेशा के लिए रह ही गई। मम्मी जी, कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मेरी बहू सबसे प्यारी लग रही है। आखिर बीवी किसकी है? मेरी बहू है इसलिए। नहीं, मेरी बीवी है इसलिए। अरे आप लोग बस कीजिए, मैं ऑफिस निकल रही हूँ। आकाश, आप मुझे लौटते समय प्लीज ऑफिस से ले लेंगे? प्लीज क्यों, जो हुक्म आपका। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। रुचिका अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और उसकी सास विनीता घर के छोटे मोटे काम निपटाने लगती है। तभी उसकी काम वाली माया आकर कहती है, माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? अगर बुरा लगने वाली बात है तो अपने तक ही रखो ना, कहनी ही क्यों? अरे नहीं माँ जी, फिर मेरे पेट में दर्द होगा ना। अच्छा ठीक है, बता। आपने आकाश भैया के लिए भाभी को क्या देखकर पसंद कर लिया? क्या मतलब? मतलब देखो तो, भैया कितने हैंडसम हैं और भाभी क्या? भाभी कितनी मोटी हैं। माया। जी माँ जी। उसे खाते पीते घर की कहते हैं, मोटी नहीं। जो भी कहो, मुझे तो लगता है दहेज अच्छा मिला होगा, इसलिए शादी की है भैया ने भाभी से। ज्यादा नहीं बोलने लगी है तू आजकल, चुपचाप काम कर। ठीक है माँ जी, बुरा लगा हो तो सॉरी। इसलिए ऐसी बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, अब जाकर काम कर ले। माया काम में लग जाती है। रुचिका का वजन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन आकाश उसे बहुत पसंद करता था, और जब वो शादी कर अपने ससुराल आई तो उसकी सास भी उसे माँ की तरह प्यार करने लगी थी। क्या हुआ आरती? कुछ नहीं यार, अब देखना, अगले हफ्ते मेरी शादी आने वाली है और मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? तू अच्छी तो लगती है, और मेरा तो मानना है हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। बहन, अब सबकी किस्मत तेरी जैसी तो नहीं होती कि ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो नीलेश ने साफ साफ कह दिया है, फोटो अच्छे आने चाहिए। यार तो फिर क्या फायदा, सारी उम्र एक जैसे थोड़ी ना रहते हैं। रहने दे, तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगी। तेरी लाइफ सेट है ना, तेरे मोटे होने से तेरे ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती। रुचिका हंसकर वहाँ से चली जाती है और शाम को घर आती है। और बताओ बहू, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ जी। ये किसकी शादी का कार्ड है आपके हाथ में? अरे ये आज दोपहर में गांव से मेरे जेठ जी आए थे, उनकी बेटी की शादी है। गांव में? वाह मम्मी जी, मैंने तो गांव की शादी कभी अटेंड नहीं की है। हम जाएंगे ना ताऊ जी के यहाँ? तेरे ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी? वो तो मैं ले लूंगी मम्मी, और इसी बहाने गाँव में सभी लोगों से मिल भी लूंगी। हाँ रुचिका, बहुत मजा आता है गाँव में। हम सारे भाई बहन बचपन में बहुत शैतानी करते थे। शैतान के भी दादा थे ये लोग तो। अरे मम्मी, ये ज्यादा हो रहा है। बताइए ना मम्मी जी, क्या करते थे ये सब? अरे
एक बार तो इन्होंने बेर खरीदने के लिए अपने दादाजी की चांदी की अंगूठी ही दे दी थी रेहड़ी वाले को। फिर घर में डांट ना पड़े इसलिए बेर वापस करने गए और अंगूठी लाए। बस इतना ही? अरे वो बेर नहीं, बेर की गुठलियां थी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम आगे आगे और वो बेर वाला गुठलियों के साथ पीछे पीछे। मतलब जब आप सब भाई बहन मिलेंगे तो बहुत ज्यादा धमाल होगा, है ना? हाँ, मैंने तो ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है, तुम भी ले लो। मैं पैकिंग करती हूँ, कल ही निकल जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन विनीता अपने बेटे और बहू के साथ गांव आ जाती है। माफ करना छोटी, आकाश की शादी में नहीं आ पाई, लेकिन अब तो तुम अपनी बहू को लाई हो ना। हाँ, और आकाश और रुचिका दोनों को साथ लाई हूँ। बहू तो बहुत खुश थी यहाँ आने के लिए। तो मिलवाओ भाई हमें भी अपनी बहू से। हाँ, रुचिका बेटा अपनी ताई सास से तो मिल लो आकर। आई मम्मी जी। रुचिका आगे आकर अपनी ताई सास का आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटा, आप सब लोग थक गए होंगे ना, आराम करो। अरे थकान क्या, मेरी बहू की मुंह दिखाई रह गई थी, अब तुम्हारे यहाँ वो भी करवा ही लेंगे। हाँ हाँ करवा लेना, मैं शाम को ही आसपास की औरतों को बुला लूंगी, ये रस्म भी पूरी हो जाएगी। ठीक है दीदी, अभी तो मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ तुम लोग आराम करो, जाओ रुचिका तुम भी आराम करो। रुचिका आकाश और विनीता के साथ कमरे में आराम करने आ जाती है। आपका ये गांव वाला घर तो बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं बाहर जाकर देख आऊं? अरे बहू, तेरा ही घर है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो मैं बाकी सबसे मिलकर आती हूँ। अच्छा सुनो ना, आते वक्त यार एक कप चाय ले आना। ठीक है, ले आऊंगी। रुचिका किचन में आती है और वहाँ पर ताई और बाकी लोगों को बातें करते हुए सुनती है। अरे जी देखी तुमने विनीता की बहू? कौन? वो मोटी? हाँ वही तो, देखो तो कैसी बहू लाई है, ऐसा लगता है 2 कदम चल के फिर लुढ़कने लगेगी। न जाने क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी देवरानी की, पता नहीं। शहरी लोग हैं, कुछ भी कर लेते हैं शहर के नाम पर। अब मेरे बिट्टू की बहू आने दो, अपने बिट्टू की बहू तो हीरोइन है, हीरोइन, और क्या। रुचिका दोनों की बातें सुनकर अपने कमरे में आ जाती है। अरे तुम चाय नहीं लाई? वो मैं थक गई हूँ, तुम खुद ले आओ। मम्मी जी कहाँ हैं? वो तुम्हारी मुंह दिखाई की तैयारी करने गई है। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ, तुम अचानक से सैड सैड क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ तुम सो जाओ, अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी करो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। रुचिका आराम करने लगती है और शाम के समय गांव की औरतें उसे देखने आती हैं। वो सबके बीच में बैठी हुई थी। विनीता, तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई हम करवा देंगे, तुम जरा जाकर किचन में अपने हाथों से समोसे बना दो, बड़े दिन हुए नहीं खाए हैं। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। विनीता किचन में चली जाती है और बारी बारी से सभी औरतें रुचिका का चेहरा देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। बहू तो ठीक ही है, पर मुझे कुछ खास नहीं लगी। अरे बहू तो बहू होती है, अब चाहे पतली हो या मोटी। हाँ दहेज की बात है, आकाश की तो किस्मत ही फूट गई। किस्मत तो मेरे बिट्टू की बनेगी। हमने तो कहा था विनीता से मेरी सहेली की बेटी से शादी करवा दे आकाश की, लेकिन हमारी सुनता कौन है। हाँ आजकल कोई किसी की भी नहीं सुनता, फिर जब बहू ऐसी वैसी आती है तो रोने के लिए कंधा ढूंढते हैं, और क्या। अब देख लो, नौकरी वाली बहू है, इसलिए नहीं देखा होगा मोटापा। हाँ ठीक है, इस बहू के लिए मुंह दिखाई करने की भी क्या जरूरत थी। आप भी क्या कह रही हो जीजी, रस्म है वो तो करनी ही पड़ती है। हाँ अब वो तो हम कर ही रहे हैं। रुचिका चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है और कोई न कोई उसके बढ़े हुए वजन को लेकर ताने मार रहा था। बहू जरा गाना तो गा कर सुना दो। आंटी गाना नहीं आता मुझे। तो 2-4 लटके झटके ही मार दो। अरे नहीं नहीं, अपनी कमर से लटके झटके मारेगी तो भूकंप आ जाएगा। चलो अब मुंह दिखाई हो गई है तो नाश्ता पानी मंगवा दो, कम से कम मन तो अच्छा हो। मैं अपने कमरे में जाऊं ताई जी? हाँ हाँ बहू, तुम जाओ। रुचिका सबके बीच से उठकर कमरे में आ जाती है और उसे उदास देखकर आकाश कहता है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? हम घर कब जाएंगे? अरे आज ही तो आए हैं, अभी तो गांव भी नहीं दिखाया तुम्हें। मेरा मन नहीं है देखने का। कैसी बातें कर रही हो, बताओ ना, किसी ने कुछ कहा? तुम्हारी किस्मत फूट गई है। क्या, कब? जब से मुझसे शादी हुई। क्या बोल रही हो, जब से तुम आई हो तब से मैं बहुत हैप्पी रहने लगा हूँ यार। नहीं। कौन कह रहा था ऐसा? ये सारी औरतें कह रही थी मैं मोटी हूँ इसलिए तुम्हारी किस्मत फूट गई। अरे नहीं यार, ये गांव के लोग हैं इसलिए ऐसे बोल दिया होगा। इन्हें मोटे और हेल्दी लोगों के बीच का अंतर पता ही नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है मैं मोटी हो गई हूँ। अरे नहीं यार, तुम तो मेरी शेर पुत्र हो। ऐसे उदास मत हो और शादी के मजे लो। ठीक है यार। आकाश से बात करके रुचिका को अच्छा लगता है और वो मुंह दिखाई की बातों को भूल जाती है। अगले दिन घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। तभी सरिता ने रुचिका को आवाज दी। रुचिका बेटा सुनो। जी मौसी जी। तुम कितना कमा लेती हो? ठीक ठाक ही कमा लेती हूँ।
तो फिर बेटा शहर में तो कितनी चीजें होती हैं वजन घटाने की, तो तुम जाती क्यों नहीं हो? टाइम नहीं मिलता है मौसी जी। तो भाई काम वाली को हटा दो, घर में झाड़ू पोछा किया करो, थोड़ा सा वजन घटेगा। मुझे तो जरूरत नहीं है वजन घटाने की। हाँ हाँ तुम्हें नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम तो परी लगती हो। क्यों, परियां मोटी नहीं हो सकती क्या? शहर की बहुएं जबान भी खूब लड़ा लेती हैं। रुचिका चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है और पड़ोस में रहने वाली शांति उसे देखकर कहती है, कैसी हो बहू? ठीक हूँ आंटी जी, आप बताइए। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब? अब देखो तुम शहर में रहती हो तो वहाँ एक से एक सुंदर लड़कियाँ होंगी। तो बेटा तुम्हें भी अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए, तभी तो तुम्हारा पति वश में रहेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? आकाश मुझे बहुत प्यार करते हैं। बेटा मैंने बहुत दुनिया देखी है, शहर में आदमी बहुत भटक जाते हैं। देखो कोई न कोई लड़की तो आकाश की नजर में होगी ही। ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी। अच्छा ठीक है, सुन जरा मुझे कुछ काम है, तुम मेरे घर तो आना। आती हूँ आंटी जी। रुचिका शांति के घर जाती है और शांति उसे मसाले पीसने के लिए ओखली पकड़ा देती है। ये क्या है आंटी जी? अरे बेटा वो मसाले पीसने हैं, मेरा हाथ दर्द हो रहा था। पर आंटी मुझे ये नहीं आता। बताओ बेटा इतना काम नहीं आता, बस खाना खाना जानती हो, घर में इतना काम भी नहीं सिखाया माँ ने। मुझे ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। अब वही बात है, या तो कमा बहू लेकर आओ या रूप रंग की सुंदर। आंटी जी मैं घर जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, ये सब काम तुम्हारे बस के नहीं है। रुचिका घर लौट आती है और तभी उसे गायत्री टोकती है। बहू कहाँ से आ रही हो तुम? शांति आंटी के यहाँ गई थी। अच्छा बहू तुम घर में ही रहो अंदर, वैसे भी लोग 10 बातें बनाने लगते हैं। बाहर की 10 बातें तो कम है, घर के ही 100 बातें बना चुके हैं। क्या कहा बहू तुमने? कुछ नहीं ताई जी। भाभी आप यहाँ हो? सुनो ना, मेरे लिए कपड़े लेने जाने हैं, चलो ना बाजार, आप भी अपने लिए देख लेना कुछ। अरे बेटा यहाँ पर रुचिका के नाप के कपड़े थोड़ी ना मिलेंगे। क्यों मम्मी? तू नहीं समझेगा बेटा, तू अपनी शेरवानी पहन कर देख। हाँ बिट्टू मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। ठीक है भाभी, आप आराम करो फिर। रुचिका अपने कमरे में आ जाती है। सभी लोगों की बातें सुन सुनकर उसका मूड काफी खराब हो चुका था। अरे तुम यहाँ हो, हम सब मिलकर गांव घूमने जा रहे हैं, चलो ना। ठीक है चलो। आकाश और रुचिका बाकी भाई बहनों के साथ मिलकर गांव में घूमने निकल जाते हैं। तभी बिट्टू की बहन रुचिका से कहती है, भाभी आपको पता है हम सब लोग इस पेड़ पर चढ़कर ही बैठते थे और ये झूला भी हमारा है। अरे वाह। हाँ आप झूलने की मत सोचना, नहीं तो टूट जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों झूला झूलूंगी। रुचिका को अब सबके साथ घूमने में अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर लौट आती है। बहू कहाँ गई थी? चल बैठ खाना खा ले। यहाँ आकर तो तेरी चमक ही गायब हो गई है। मेरी बहू को नजर लग गई है न जाने किसकी। मुझे भूख नहीं लगी है मम्मी जी। नहीं तू बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। रुचिका खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी गायत्री उससे कहती है, बेटा थोड़ा कम खाया करो, मीठा तला हुआ इतना नहीं खाया जाता। देखो तो सबसे अलग तुम ही दिखती हो। ठीक है ताई जी। बेटा मजाक नहीं कर रही हूँ, वो तो आकाश जैसा लड़का था इसलिए तुम्हारी शादी हो गई, वरना इतनी मोटी लड़कियों की शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता ताई जी। अब तुम हमारी सुनोगी थोड़ी ना। क्या हुआ, क्या नहीं सुन रही? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब तो तुम्हारे घर पोता आ जाना चाहिए। अरे वो भी आ जाएगा जब आना होगा, अभी तो तुम बिट्टू की शादी पर ध्यान दो दीदी। हाँ हाँ तैयार रहना, हम लड़के वाले हैं, सबसे अच्छा दिखना है। बिल्कुल। ले रुचिका तू खाना खा ले। जी मम्मी जी। रुचिका खाना खाने लगती है, लेकिन उसके मन में सबकी कही बातें घूम रही थी। वो 2 निवाले खाकर ही खाना छोड़ देती है। क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है तू आराम कर, जब भूख लगे तब खाना खा लेना। जी मम्मी जी। रुचिका अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी बिट्टू वहाँ पर आता है। रुचिका भाभी आप सो रही हो क्या? नहीं बिट्टू, बताओ क्या हुआ। वो भाभी आप तो शहर में जॉब करती हो ना, आप मुझे बताओ ना कि शहर की लड़कियों को क्या पसंद है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे वो शहर में पढ़ी है ना और मुझसे शादी करके गांव में आ रही है रहने, उससे कोई परेशानी ना हो इसलिए पूछ रहा हूँ। बस यही तो पसंद है। मतलब ये कि चाहे शहर की लड़की हो या गांव की, जब पति प्यार करने वाला और केयर करने वाला हो तो लड़कियां कहीं भी खुश रह लेती हैं। आप बहुत अच्छी हो भाभी, अब आप आराम करो और बारात में खूब डांस करना। हाँ हाँ। शादी वाले दिन सभी लोग तैयार होने में लगे हुए थे और रुचिका भी लहंगा पहन रही थी। ये क्या पहन रही हो तुम? लहंगा है ताई जी। लहंगा क्यों पहन रही हो बेटा? बारात में जाने के लिए, बिट्टू की शादी में पहनने के लिए। हाँ हाँ वो तो समझ आ रहा है, लेकिन तुम्हें कपड़े अपने हिसाब से पहनने चाहिए। हाँ ये लहंगा पसंद है मुझे। बात लहंगे की नहीं है बेटा, लहंगा अच्छा है पर तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ
हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। तुम लहंगे में और भी मोटी लग रही हो, थोड़ा सूट या साड़ी पहन लेती। हाँ, तब अच्छी लगती। क्या कहा? ये कह रही थी कि अपने शरीर के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल नहीं, कपड़े जो पसंद हो वो पहनने चाहिए। हाँ हाँ, पर बहू को 4 लोग देखेंगे, अब मोटी बहू अच्छी लगेगी क्या? 4 लोग देखे या 40 लोग, मेरी बहू को जो पसंद आएगा वो वही पहनेगी। देखो, अब ये तो सब कहने की बातें हैं, तुम्हारी मन की बात हम भी समझ रहे हैं। दुनिया की बहुओं को देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हारी बहू कैसी है। दुनिया की बहुएं मेरी बहुएं नहीं है, मुझे मेरी बहू पसंद है, मेरे लिए यही अच्छी है। फिर भी मुझे तो लगता है आकाश के लिए तुम्हें और अच्छी बहू मिल जाती। एक ही लड़का है तुम्हारा, उसकी भी जिंदगी पर इतना वजन डाल दिया। कैसी छोटी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी बहू के बारे में पता ही क्या है? बस उसे देखा है ऊपर से, लेकिन उसका दिल कितना साफ है, उसका व्यवहार कितना अच्छा है। पर दुनिया वाले तो रूप रंग ही देखते हैं ना बहन जी। शांति काकी, क्या तुम अपने जवानी के दिनों जैसी ही लगती हो? रूप रंग तो टाइम के साथ खत्म हो जाता है, और जो बना रहता है वो है व्यवहार। बड़ी बड़ी बातें करने का क्या ही फायदा। अब मेरे बिट्टू की बहू कितनी सुंदर है, कुछ भी पहन ले सब जचता है उस पर। अजीब बात है दीदी, आप लोगों की नजर में सब कुछ रूप रंग ही है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। नहीं, हमें तो समाज में 4 लोगों को मुंह दिखाना पड़ता है। तो 4 लोगों को मुंह दिखाइए आप लोग। ये पकड़िए अपना लिफाफा और हमें आज्ञा दीजिए। अरे मम्मी, बारात निकलने वाली है, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, वरना मैं तो कभी नहीं आती यहाँ। क्या हुआ चाची, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं सब मेरी शादी में? बेटा, अपनी पत्नी से कह देना अभी से कम खाए। यहाँ ज्यादा खाने वाली बहुओं की कोई इज्जत नहीं है। हम तो जा रहे हैं अब। अरे, पर तुम कल की आई लड़की के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम छोड़कर जा रही हो। कल की आई लड़की नहीं है वो, मेरी बहू है। चलो रुचिका। विनीता अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। बहू, गाड़ी चालू कर, मैं आकाश को बुला लेती हूँ। जी मम्मी जी। रुचिका कार में बैठ जाती है। क्या हो गया मम्मी? अभी तो मेरा नागिन डांस बाकी था। बेटा, यहाँ सांपों के बीच तू नागिन मत बन, अपने घर चल। अरे पर मुझे गुलाब जामुन तो खाने देते, स्पेशल इलायची वाले बन रहे थे। अब बिट्टू क्या सोचेगा? वैसे बीवी बीवी कहते आगे पीछे घूमता रहता है बहू के, और यहाँ बहू के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उसका पता नहीं चला तुझे? किसने मेरी बीवी को परेशान किया और कहाँ है मेरी तलवार? बहू, तू गाड़ी चला, इसका नाटक कभी खत्म नहीं होगा। रुचिका गाड़ी स्टार्ट कर देती है और मन ही मन अपनी सास को देखकर खुश होती है।